लोगों का प्यार किस तरीके से जाहिर करूं यह मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने काफी जो ये 5 से 6 दिन इतना प्यार सपोर्ट दिखाया ना, रात में और मजा आ गया कि वाह कितना अच्छा जो है कि हम लोगों का सपोर्ट करते हैं एक छोटे से परिवार को। तो कहना कि हमें बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को जितना तारीफ करें उतना ही कम है, क्योंकि और एक चीज ध्यान रखिएगा कि लोग भीड़ में जो है ना कि भीड़ में पहचान खो जाती है, लेकिन अगर आप किसी को शुरुआत में पहचान बनाने में मदद करते हैं तो वो जिंदगी भर याद रहती है और उससे एक अलग सा लगाव हो जाता है। तो शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का, जो आप अपने परिवार को 100 सब्सक्राइबर के करीब ले गए, 100 आदमी का अपना परिवार बना। हाँ, लगता है कि हमारे साथ में 100 आदमी है। तो इस पर एक छोटा सा जो है कि हमें शेर याद आ गया, मैं कोई शायर नहीं हूं, बस आप लोगों के सामने छोटा सा जाहिर करना चाहता हूं, क्योंकि ये खुशी अपने सिर्फ राज्य में नहीं, अपने राज्य से बाहर भी जाती है। तो काफी अच्छा लगा एक बच्चे से बात करके, वो समझ गए होंगे, और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो हमारे जो है कि एक बहुत ही महान शायर जो कहिए मजरूह सुल्तानपुरी है, उन्होंने कभी एक बहुत ही सुंदर बात कही है। क्या कहिए, सुनिएगा आप लोग ध्यान से। मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल मगर, आपका प्यार मिलता गया और काफिला बनता गया। बस इसी उम्मीद और इसी सपोर्ट, इसी प्यार से जो है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे, आपके साथ में शेयर कर रहे हैं आज का एपिसोड नंबर 6। अगर आप जो है कि आरआरबी जेई का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप आइए और आराम से जो है कि एपिसोड 5, 4, 3, 2, 1 देखिए और 6 देखिए, काफी आपको मदद मिल जाएगी आने वाले समय में। हम आपसे एक वादा ये भी करते हैं कि ये सीरीज कभी रुकेगा नहीं जब तक कि हम लोगों का मकसद पूरा होता नहीं है। कम से कम एक वीडियो पर डे आप लोगों को मिलता ही रहेगा। तो थोड़ा आज लेट हो गया, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड का फर्स्ट नंबर सवाल। तो देखा जाए, कहा जाए, चूंकि इजी सवाल करवाने का मकसद नहीं है, आपको सिखाना और एग्जाम में क्वेश्चन आने का भी मकसद है। तो सबसे पहला चीज क्वेश्चन देखा जाए कि पुरकिंजे तंतु, ठीक है, इंग्लिश में भी होता है पुरकिंजे, तंतु का होता है फाइबर। आखिर देखिए, ये आपका बायोलॉजी का सवाल है। पुरकिंजे जो है कि यह बोला कि तंतु डैश में विशिष्ट है। आखिर पुरकिंजे फाइबर जो है यह किसके लिए स्पेशलाइज्ड किया गया है? तो हम लोगों का हृदय में जो है ना स्नायु तंत्र होता है। क्या होता है? हृदय का एक जो है कि हृदय में जो है कि स्नायु तंत्र होता है, जिसे हम लोग मसल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मसल फाइबर। ध्यान रखिएगा, मसल फाइबर इन द हार्ट। ये क्या है? पुरकिंजे जो है, पुरकिंजे फाइबर जो है क्या है? मसल फाइबर इन द हार्ट, हमारे हृदय में स्नायु तंत्र है। लिख सकते हैं। ये देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो है हृदय में स्नायु तंत्र, तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है कि आपको नए मिलेंगे, उसको लिखते चलिए साथ में ही। नेक्स्ट देखा जाए सेकेंड नंबर, इट इज बेस्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि किस गैस के सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि किस गैस के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलने की वजह से अम्ल वर्षा होती है, यानी कि एसिड रेन होता है। हमने इसके बारे में आपके साथ में चर्चा भी किया था, एसिड रेन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का हुआ क्या क्या आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला होता है SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है? CO होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, N2 नहीं NO2 याद रखना है। क्या याद रखना है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि ये जो है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जब किसके साथ में? नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर वेपर के साथ जब मिलता है तो एसिड रेन होता है, अम्ल वर्षा होता है। अब देखिए अम्ल वर्षा से जो है कि क्वेश्चन आपको हम बोले भी थे, अम्ल वर्षा का पीएच वैल्यू जरूर पूछा जाता है कि भैया एसिड रेन का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको याद रखना है कि जब हमारा पीएच वैल्यू जो है 5.6 से कम होता है, क्या होता है? 5.6 से कम होता है तो हमारा क्या होता है? एसिड रेन माना जाता है। और एसिड रेन से जो है हमें जो है कि कौन सी बीमारी होने का संभावना रहता है? तो एक श्वसन संबंधी बीमारी है, अस्थमा का नाम सुने होंगे, ठीक है। अस्थमा नामक बीमारी भी होता है, ठीक है। और जो है कि एक चीज और ध्यान रखना है, क्या कहिए कि शायद अल्ट्रावायलेट से हम लोगों का स्किन डिजीज होता है, यानी कि फोड़ा फुंसी वाला, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन जो आता है आपका, ये अस्थमा हो गया। अब देखिए जो ही पीएच वैल्यू का चर्चा किया 5.6 से कम आया, तो हम लोगों को एक क्वेश्चन जरूर याद आएगा, दांतों का जो संचारण कहिए
दांतों में जो है कि हम लोगों का दांतों का खराब जो होता है, मुंह में संचारण जो दिक्कतें होती है, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, उसका पीएच भी वैल्यू जो है कि 5 पॉइंट कम होता है। 5.5 से अगर कम है तो दांतों का सड़न शुरू हो जाएगा, दांतों का संचारण शुरू हो जाएगा, यानी दांतों का खराब होना शुरू हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि आपको ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि एसिड रेन कौन से होता है, तो ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तो इसमें से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। और एक क्वेश्चन ये भी है, क्या कहिए, यहाँ पे इसको जब क्वेश्चन बना रहे थे कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, ठीक है, क्वेश्चन मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है, तो थिक बोन, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, थिक बोन। थिक बोन बोले तो जांघ की हड्डी, क्या होता है भैया, जांघ की हड्डी। और जांघ की हड्डी को हम लोग फीमर भी बोलते हैं, फीमर की हड्डी बोलते हैं। अब आप लोगों को जो है फीमर बोले तो आप लोगों को ध्यान आ गया होगा क्या चीज, थिक बोन या फीमर की हड्डी। तो जांघ की हड्डी जो है कि क्या होता है, सबसे मजबूत होता है। और याद रखिएगा हमारे शरीर में जो है सबसे लंबा जो हड्डी होता है ना, सबसे लंबा हड्डी यानी कि कौन सा होता है, फीमर की हड्डी होती है। सबसे लंबी हड्डी भी क्या होती है, फीमर की ही हड्डी होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इससे एक क्वेश्चन हमको याद आ गया है कि मानव शरीर की सबसे, ठीक है, मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ, मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ, यहां पे इसको लिखते हैं, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होगा जानते हैं, इनामाइल। क्या कहते हैं, इनामेल कहिए इसको, हम लोग कहते हैं इनेमाइल। इनेमाइल जो होता है ना, यानी कि इनेमेल कहाँ होता है, दांत के ऊपरी परत होता है, जो सबसे क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा, इससे तो पूछता नहीं है कि इनामेल जो है कि किससे बना हुआ होता है, तो इनामेल जो है कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना हुआ होता है। और जो है कि अगर हम लोग जनरली भाषा में देखा जाए तो कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलिन रूप होता है, क्या चीज, इनामेल जिससे बनता है। इनामेल किससे बनता है यहाँ पे लिख देते हैं आपको, ताकि आप बगल में लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा, हम हमेशा बोल रहे हैं आप लोगों को कैल्शियम, कैल्शियम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, एपेटाइट। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको क्या देना है, कैल्शियम फॉस्फेट का ये क्या है, क्रिस्टलिन रूप है, कैल्शियम फॉस्फेट का ये क्या है, क्रिस्टलिन रूप है, क्रिस्टलीय रूप। इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा राइटिंग ये है लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आप लोग व्हाइट बोर्ड पे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना अगर प्यार सपोर्ट रहा तो जल्दी हम लोग इसको व्हाइट बोर्ड को डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट करेंगे और व्हाइट बोर्ड को भी याद में रखेंगे, क्योंकि ये हमारे विद्यार्थी के द्वारा ही गिफ्ट में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो 4 नंबर देखिए, आपसे हमेशा चर्चा करते हैं, बोला कि सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टा जो फल होता है, खट्टा फल जो है, बोला कि कंसिडर्ड ए रिच सोर्स ऑफ, या किसके लिए रिच है, खट्टा पदार्थ में जो है कि कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो हम हमेशा आपको कहते आ रहे हैं कि बाबू रे विटामिन सी जो है यह क्या होता है, रिच होता है, किसमें, खट्टा पदार्थ में जो है कि विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो खट्टा फल बोले, खट्टा फल में बोले तो आंवला, ठीक है, जरूर इसको ध्यान रखिएगा, आंवला जो है कि सबसे ज्यादा। और एक क्वेश्चन यहां से आता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं विटामिन ए से क्या होता है, क्या कहते, आंख का बीमारी जितना भी हो, ग्लूमा हो, ग्लूमा हो, ट्रेकिया शायद भी इसी में आता है। लेकिन हम लोगों का जितना भी आंख से रिलेटेड बीमारी है वो विटामिन ए की कमी से होता है, जैसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, अस्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में बताए थे कि हड्डी कमजोर पड़ जाना यानी कि रिकेट्स बीमारी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। त्वचा से जो संबंधित, सौंदर्यता से जो संबंधित होगा वह विटामिन ए से होगा, रक्त वाला जो भी बात होगा वह विटामिन के से संबंधित होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर बोल रहा है कि वाटर बॉर्न डिजीज, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन में से आपको पता करना है कि कौन सा बीमारी जो है वह आपका किसके वजह से होता है, यानी कि वाटर के जमने के वजह से होता है, एक जगह से वाटर से होता है, सिंपल सी बात है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हैजा कहते हैं, यानी कि कोलरा, ठीक है। कोलरा जो होता है किसके वजह से होता है, जल के वजह से वाटर बॉर्न डिजीज है। तो यानी आप लोग ध्यान रखिएगा, डिजीज वाला तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मानिए हैजा हुआ था, हैजा से आखिर हमारा शरीर का कौन सा तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, सांस वाला कोई बीमारी है तो शरीर के किस पार्ट पे
असर पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का रहा एवेस्टस इज ए मिनरल फाइबर। एवेस्टस क्या है? एक प्रकार का मिनरल फाइबर जो कि केमिस्ट्री में दिया हुआ है। डेट कैन बी पॉल्यूट, यानी कि यह क्या कर सकता है? पॉल्यूट कर सकता है। किसको? एयर यानी हवा को और वाटर को पॉल्यूट कर सकता है। एंड काउज, इसके वजह से कौन कौन सा बीमारी हो सकता है? तो इसके वजह से देखिए आपका लंग्स कैंसर भी होता है। क्या होता है? लंग्स कैंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, देखिए क्या कौन कौन सा बीमारी हो सकता है? लंग कैंसर यानी कि फेफड़ा का बीमारी, चूंकि एयर है तो फेफड़ा का बीमारी हो गया। दूसरा है आपको कहता है मेसोथेलियोमा। क्या है? मेसोथेलियोमा, लिख लीजिएगा MESOTHELIOMA, मेसोथेलमिया। और जो है कि एवेस्टोसिस। क्या है? एवेस्टोसिस, ABSESTOSIS। ठीक है, एवेस्टोसिस, इसको ध्यान रखिएगा, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब 7 नंबर देखा जाए किस बल के कारण। ठीक है, ये देखिए आपको पढ़े होंगे फोर्स, क्या क्या फोर्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें, बल फोर्स में मतलब कि किस बल के कारण चंद्रमा जो है यानी मून पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार पथ कक्षा में घूमती है। देखिए क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन निकलता है। सबसे पहले देखिए कि किस बल के कारण चंद्रमा जो है कि पृथ्वी के चारों, पहला क्वेश्चन क्या बना कि पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? सर चंद्रमा घूमता है। ठीक है, और जो है कि कौन सा उसका पथ कैसा होता है? तो वृत्ताकार पथ होता है। ठीक है, ये याद हो गया। तो अब देखिए वृत्ताकार पथ पे जो ही कोई भी चीज ये घूमता है तो यहाँ पे आप दो चीज फोर्स पढ़े, एक पढ़े क्या चीज? सेंट्रीपिटल फोर्स, एक पढ़े सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि अभिकेंद्रीय बल, एक होता है कि अपकेंद्रीय बल। यानी अभिकेंद्रीय बल जो होता है वह सेंटर की ओर लगता है, जबकि अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है कि वह सेंटर से बाहर की ओर लगता है। तो यहाँ पे दो तीन एग्जांपल आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे आप मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, मोड़ पे जब जाते हैं, टर्न करते हैं, तो वहां पे हमेशा गाड़ी के साथ में शरीर को झुका लेते हैं। ठीक है, यह किस फोर्स के वजह से होता है? और जब हम लोग घर में दूध मट्ठा जब मक्खन निकालते हैं तो यह किस फोर्स के वजह से होता है? तो ये सारा चीज एग्जांपल जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये सारा एग्जांपल जो है कि जैसे मौत के कुआं में गाड़ी चलता है वह किस फोर्स के वजह से होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता आया है और पूछेगा भी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बोले तो अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल बाबूरे ध्यान रखिएगा। एनम देखिए यही चीज हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं और जो लोग सीरियस होंगे पढ़ाई को लेके वो मेरी बातों को एक एक वीडियो को देखते होंगे और अच्छे से समझते होंगे, लिखते होंगे और सोच रहे होंगे कि सर अगर आने वाले भविष्य में इस तरह से वीडियो कंटिन्यू आया तो आप जो है कि दिक्कत होगा ही नहीं। 2025 के एग्जाम में हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों का भी रिजल्ट हो। ठीक है, चलिए आगे जिक्र बाद में करेंगे। नेक्स्ट देखा जाए तो देखिए ये क्वेश्चन हमेशा हम बोलते हैं बाबू रे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खोज किसने किया था? तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बैंक में जो है आपका गलत दिया हुआ था, तो इसका आंसर क्या है? मोस्ले है। याद रखिएगा कौन है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के खोजकर्ता कौन है? मोस्ले साहब है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने बोला था, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। एलिमेंट को किस तरीके से डिनोट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर को ध्यान रखना है। ठीक है, और उसमें कितना तत्व है, कितना पीरियड है, ये सब चीज ध्यान रखना। और हम एक चीज ये भी बताए थे कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग दाएं से बाएं जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, ये सारा चीज 3-4 चीज है। इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो समय है आगे बढ़ने का, तो चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर में जो लिखा गया है, बोला कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है कि कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन साहब दिए थे। कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन। तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं चार्ल्स डार्विन। ठीक है, DARWIN, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि हिंदी इंग्लिश इस बार जो बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बच्चे से कि सर हमने सोचा था कि यहाँ पे मीडियम इंग्लिश देते हैं लेकिन एग्जाम में हमें हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है। तो वहां पे जो है कि अगर इंग्लिश में चूज किया तो इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी चूज किया तो हिंदी में मिलेगा। जो आपने डिफॉल्ट में अगर हिंदी मीडियम चुने हैं तो वो इंग्लिश में सवाल देख सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम मीडियम में इंग्लिश चुन दी है वो हिंदी में सवाल नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बेफिक्र बिना टेंशन के पढ़िए। इसलिए दोनों मीडियम आपको हम बताते चलते हैं और आगे जारी रहेगा ये सारा चीज हम लोगों के साथ में। ठीक है,
तो घबराना नहीं है। अगर इस बार गड़बड़ा गया है तैयारी तो अगले के लिए हम लोग फाइट करते रहेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। गिव अप का नाम हमारे और नो शब्द सुनने की आदत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट जो है 10 नंबर का है, ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, यूज का होता है, सारा चीज हमने बता रखा है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है प्लग भैया, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कि जब वो सेटिंग होता है, जब वो जमता है, तो आखिर क्या होता है। सबसे पहले देखिए, जब आप देखे होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हाथ टूटता वगैरह पट्टी जो किया जाता है उस पर पाउडर वगैरह कहता है कि जब लगाता है तो गीला टाइप करता है, जब जमता है तो क्या होता है, तो एक्सपेंड करता है। क्या चीज एक्सपेंड करता है, उसमें से बोथ मास, याद रखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, बोथ मास इज एक्सपेंडेड एंड हीट इज रिलीज्ड। क्या लिखेंगे, हीट इज लिबरेटेड लिखिए या रिलीज लिखिए, लिबरी LIBERATED, हीट इज लिबरेटेड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत मास जो है क्या होता है, उसका द्रव्यमान का विस्तार होता है, और हीट क्या होता है, हीट हमारा मुक्त होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार ये रेलवे में छपा भी है। अधातुओं के ऑक्साइड, अधातु बोले तो नन मेटल्स के ऑक्साइड जो है कि कैसे होते हैं, यानी कि नेचर इनका कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेस होता है। तो याद रखिएगा, नॉन मेटल अधातु बोले तो हिंदी में ही याद रखिए कि अधातु बोले तो अम्लीय होता है। अ से अधातु, अ से अम्लीय। ठीक है, याद रखिएगा, एक को याद रखिए, दूसरा आपको याद रहेगा हमेशा हमेशा। यानी कि अगर आपसे पूछे कि धातु के ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, तो अब तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर यह हमारा किस नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन जरूर आता है, ऐसा तो आप लोग जरूर टिक कर दीजिएगा। अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में किस नेचर के होते हैं, तो अम्लीय। अब देखिए कि 12 नंबर कह रहा है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी भी एंड टाइम पीरियड टी, यानी कि इसके बीच में रिलेशन क्या होता है। हम आपको बोले भी थे कि साउंड एंड वेव चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि V इक्वल टू, यानी कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड का होता है, V इक्वल टू 1/T। और यहाँ से V को कभी कभी N से भी डिनोट करता है, और जो है इसका जो है इस पे न्यूमेरिकल भी हम लोगों को देता है, तो आसान न्यूमेरिकल रहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 13 नंबर देखा जाए, कहा कि कौन से जीव, ठीक है, संक्रामक रोगों के कारण होता है, यानी जिस मानी कि घाव हो गया या कोई हमारे शरीर में संक्रामक बीमारी हो जाता है, तो उससे जो है कि हमारे शरीर में क्या क्या हो सकता है। विच ऑर्गेनिज्म काउज इन्फेक्शियस डिजीज, तो देखिए सबसे पहले वार्म्स, यानी कि कृमि हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वायरसेस, BIURES, वायरसेस यानी कि विषाणु भी हो सकता है, और है कि प्रोटोजोआ होना चाहिए, PROTOZO, हाँ प्रोटोजोआ को जो लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहां से ये हो जाएगा प्रोटोजोआ, याद रखिएगा। ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया, ये वायरस से मतलब विषाणु हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया कृमि। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि आखिर जो है कि ये तीनों, यानी कि इसका ऑप्शन जो था ऑल ऑफ दिस था, यानी कि संक्रामक रोगों के कारण हमारे शरीर में ये सभी चीज हो सकता है, कोई भी सोचने वाली बात है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम बोले भी थे कि आपको वायरस से कौन कौन सा बीमारी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोटोजोआ से क्या होता है, या यानी मच्छर से क्या होता है, कीटाणु से क्या होता है, इस सबको ध्यान रखना है, बीमारी वाला टर्म। ठीक है, पूछेगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर है, ध्यान दीजिएगा, दैट कैन बी एक्सपेल्ड आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पिरेटरी इफेक्ट इज, यानी कि जब बोला कि हम लोग लंबी जो है कि सांस करते हैं, यानी कि अंतः, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी बोले तो अंतः निशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, अंतः निशोषण कहते हैं। जब जो है कि अंतः शोषण करते हैं तो उसके बाद क्या प्रभाव पड़ता है, तो बोला कि ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर, उसको क्या बोला जाएगा। जब आप अंतः शोषण करते हैं तो उसमें जो आप जब सांस छोड़ते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको कहते हैं लंग वॉल्यूम। क्या कहते हैं, लंग वॉल्यूम। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ से हम लोगों को ध्यान आ जाता है किस चीज का, मतलब शरीर से खींचे तो ये हमारा फेफड़ा में गया, फिर छोड़े, बात खत्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
15 नंबर कह रहा है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर बोले थे, रासायनिक समीकरण वाला पढ़िएगा। तो इसमें क्या बोला कि एटॉमिक नंबर क्या होता है जब रासायनिक समीकरण होता है, जब केमिकल रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो उस समय एटॉमिक नंबर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एटॉमिक नंबर जो है कि वो हमेशा क्या होता है, सेम ही रहता है, रिमाइंस द सेम। क्या हो जाएगा, रिमाइंस द सेम। कभी भी एटॉमिक नंबर बदला है क्या, एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कि नियत रहता है। 16 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज, बोला कि किस गैस की वजह से टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यानी कि लाइम वाटर मिल्की जो ही आया होगा, हिंदी वाले बच्चे को ध्यान थोड़ा नहीं होगा, लेकिन मिल्की बोले तो दूधिया हो जाता है, यानी कि चूने का पानी जो है, चूने का पानी किस गैस की वजह से दूधिया हो जाता है। तो लाइम वाटर का भी वो आप लोग फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्ट लाइम हुआ, क्विक लाइम हुआ, लाइम वाटर हुआ, तो इस सबको ध्यान रखना है फॉर्मूला को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बाबू रे CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। किसके वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बोले तो यहां से इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहां से जो है कि आपको जो है कि एक आएगा क्वेश्चन आता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किसको कहते हैं। सॉलिड यानी कि सॉलिड शुष्क बर्फ, सॉरी सॉलिड बर्फ, सॉलिड आइस जो होता है ना, सॉलिड आइस यानी कि शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है, शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको ध्यान कर, सॉलिड बर्फ वाला क्वेश्चन आता है कि शुष्क बर्फ क्या है, तो उसको जरूर आंसर दीजिएगा, यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड आंसर होगा। ठीक है, तो सॉलिड वाला जो है कि जरूर इसको ध्यान रखेगी, ये वाला क्वेश्चन हमको ध्यान से उतर गया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि 70 नंबर करा, व्हाट इज ए स्पॉन्ज इन बायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी में जो है स्पॉन्ज क्या है, बायोलॉजी में जो स्पॉन्ज जो है कि एक प्रकार का एनिमल है, यानी एक प्रकार का पशु है, एक प्रकार का जीव है। इसको तो भैया जो ना मन नहीं करता छोड़ने का कि चलो 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बता के, तो मन करता है कि पूरा अगर शुरुआत किए तो एक पूरा यूनिट को खत्म कर दिया जाए, यानी कि 30 क्वेश्चन का सेक्शन है, 30 क्वेश्चन को खत्म कर दिया जाए। कम से कम 50 सवाल आपके बन जाएंगे अगर हमारे साथ 32-33 मिनट जुड़ते हैं तो। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप भी दिल थाम के बैठिए, बेहतर करेंगे एग्जाम में। चलिए शुरुआत करते हैं। 18 नंबर देखा जाए तो कह रहा है द नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि सब क्वेश्चन भैया इसमें इंपॉर्टेंट है, जितना भी कुछ इसलिए छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, यानी कि 1 मोल सब्सटेंस में जो है अब आपका जो है कि एटम्स का नंबर हो, मॉलिक्यूल हो या आयनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोगों को याद होगा एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ध्यान दिया जाए, हाँ एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, आप लोगों को ध्यान होगा। एवोगाड्रो संख्या, अब आप लोगों को ये ध्यान देना कि एवोगाड्रो संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं और एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, हमको याद है बता देंगे, लेकिन आप लोग खोजिएगा ना कि हाँ इसका आंसर ये आंसर होता है, इसका आंसर ये होता है, तो ज्यादा मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब देखिए 19 नंबर में न्यूमेरिकल दिया हुआ, आपसे पूछा जा रहा है कि भैया वर्क डन क्या होगा जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू V यानी कि 12 वोल्ट दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक यानी कि Q का वैल्यू जो है कि चार्ज जो है कि कितना दिया हुआ है, आपको 2 कूलम्ब दिया हुआ है। तो आप एक रिलेशन पढ़े होंगे, आप लोगों को फॉर्मूला याद भी होगा, V इक्वल टू क्या होता है, जरा से जल्दी से आप लोग रिवाइज कीजिए कि V इक्वल टू क्या होता है। तो V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। ये चीज याद किए होंगे, और लेकिन आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, W वर्क डन पूछा जाता है, W बराबर क्या हो जाएगा, V गुने W। तो जो लोग देखेंगे तो तुरंत आंसर मार देंगे, 12 गुने 2 यानी कि 24 वर्क डन का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे भैया जूल होता है, तो जूल आंसर हो जाएगा 24 जूल। याद रखिए, देखिए इसी से इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग आधा कर देते हैं तो उसमें बहने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी विभवांतर बोले तो भी और धारा बोले तो आई। सर VI किसमें चर्चा होता है, आप पढ़े हैं ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को हम हमेशा बोलते हैं कि उसको ध्यान रखिएगा, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू आर रेसिस्टेंस, और क्या होता है करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए आप जो भी करिएगा विभवांतर को आधा कीजिएगा तो करंट भी आधा होगा आपका, यानी कि यहाँ पर V को अगर आप लोग आधा कर रहे हैं तो V का वैल्यू आधा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, करंट भी आपका आधा हो जाएगा, क्योंकि यह हमारा
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्या हो जाएगा, इट गेट्स हाफ। ध्यान रखिए, इट गेट्स क्या हो जाएगा, हाफ। अब देखिए यहां से आपको क्या पता चला कि अगर कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो जो हम चेंज करते हैं वह क्या होता है, उतना ही होता है। अगर हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल आधा किए तो करंट भी हमारा आधा हो गया। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता तो इसका आंसर जस्ट अपोजिट होता, यानी अगर हम आधा कर रहे हैं तो आंसर करंट दोगुना हो जाता। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसा सवाल और करवाएंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। तो 21 नंबर देखते हैं कि रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज। क्यों ही रक्त आया तो क्लोटिंग ऑपरेटर, तो आपके मन में चला कि सर विटामिन के आंसर होता, ठीक है, अगर विटामिन वाला पूछता तो, ठीक है, लेकिन आवश्यक खनिज है तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम बोले तो Ca आपका आंसर हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर कैल्शियम का क्या होता है, 20 होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज ए लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट बोले तो आप लोग जानते हैं ना, स्नेहक, रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ ए मशीन। तो ये देखिए थोड़ा मैकेनिक्स का भी क्वेश्चन किया, फिजिक्स का पार्ट कहिए। तो देखिए बोला कि आखिर आप मानिए कि घर में साइकिल वगैरह है आपके पास, तो साइकिल वगैरह मोबिल क्यों डालते हैं, चोई चोई नहीं करे ये चलते नहीं ना। आप ये सोचते हैं कि हमारा जो है कि वो सामान जो मूविंग पार्ट है उसके बीच में क्या हो, टीयर एंड वियर नहीं हो, यानी वहां पे एक पतला जैसे ग्रीस लगाए या कुछ लगाते क्या होता है, उस पर एक लेयर बन जाता है किसके बीच में, मूविंग पार्ट में, मूविंग पार्ट और जो है स्नेहक के बीच में एक जो है कि हमारा पतला फिल्म बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें टीयर एंड वियर नहीं होता है, यानी कि हमारा जो है कि गतिशील ऊर्जा जो है कि कम खराब होता है। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा लुब्रिकेंट कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए आंसर हम आपको बता भी दिए कि गतिशील ऊर्जा के बीच में क्या होता है, पतला फिल्म बन जाता है, जिसके वजह से एक दूसरे के बीच में डायरेक्टली रगड़ नहीं होता है, जिसके वजह से हमारा जो है कि क्या ये सामान कम खराब होता है। इस चीज के लिए कल भी एक बताए थे कि अगर मानिए कि कोई भी वस्तु ऊपर से गिर रहा है, कुछ चीज रोकने वाला नहीं हो, फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो, तो वह कभी रुकेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन कल भी जिक्र किए थे। 23 नंबर देखा जाए तो 23 में कह रहा है कि मेन सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर सबसे मोस्ट जो है कि इंपॉर्टेंट एनर्जी के लिए कौन सा सोर्स जरूरत होता है, तो हम लोग एक ही चीज पढ़ते हैं कि सन एनर्जी जो है, सौर ऊर्जा जो है, ENERGY, सौर ऊर्जा जो है वह क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू, अगर ऑप्शन लीजिएगा तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेशन यानी कि घ्राण सूचक के बारे में हमने आपसे जिक्र किया था। तो घ्राण सूचक जो है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लीजिएगा तो क्या मिलेगा, ऑप्शन वनीला आपका आंसर होगा। क्या हो जाएगा, हाँ वनीला आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा BANI LLA वनीला, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट में जो क्वेश्चन है 25 नंबर, 25 कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हुआ, यहाँ पर फार्मूला पूछा गया है। तो आप लोग याद भी किए होंगे कि प्रकाश की चाल जो है कि एयर में अपॉन क्या होता है, प्रकाश की चाल माध्यम में, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन जो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल कहिए या मीडियम कहिए, ठीक है। तो यहां तक हम लोग आज पहुंचे हैं, बात है आगे बढ़ने की। और आपके पास मात्र 4 सवाल बोला कि व्हिच वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस बोले तो टीबी। आपसे कभी कभी ना टीबी का फुल फॉर्म पूछता है, तो टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसको ध्यान देना है। तो आप लोग एक टीका का नाम सुने होंगे, BCG टीका सुने होंगे, तो टीबी को रोकने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि भैया BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या पूछा जाता है, BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलमेटी ग्यूरिन, GUERIN ग्यूरिन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से, ट्यूबरक्लोसिस का आपको टीबी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा और BCG का फुल फॉर्म पूछा जाता है। अब देखिए एक चीज याद भी रखिएगा कि वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, यानी कि टीका की खोज किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ से जो है कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है, यानी कि विद्युत धारा का एम्पियर, आप लोग पढ़े भी हैं, एम्पियर को हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो 28 नंबर जो है कह रहा है, यानी कि देखिए इलेक्ट्रिक करंट है तो आप लोग जो है ना फंडामेंटल यूनिट्स को, यानी कि फर्स्ट चैप्टर को जरूर देख लीजिएगा।
जिसमें हमारा 60 फंडामेंटल यूनिट्स है, 2 जो है कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन, प्लेन एंगल का होता है रेडियन। दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन होता है, बच्चे लोग फंसते हैं यहीं पे, ये क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है। अब देखिए द वर्ड एक्वस एक्यू, यानी कि देखिए केमिकल जब केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उस समय जो बोलता है कि भैया एक्यू से हमारा जो है कि किस चीज को दर्शाते हैं, सिंपल सी बात है, किस चीज को शो किया जाता है। तो देखिए एक्वस है तो यह जलीय है, एक्वा मतलब क्या था, जल से संबंधित होता है, इसलिए याद रखिएगा एक्यू से हम किसको डिनोट करते हैं, तो सॉल्यूशन इन वाटर, क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि जलीय विलयन में जब जो है कि हमको उसको अगर दिखाना हो तो एक्यू से डिनोट करते हैं तो समझ जाएगा। जैसे देखिए गैस को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल, देखिए जैसे क्लोरीन लिखिएगा, क्लोरीन के बगल में जी देखते हैं, तो यानी कि गैस को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, उसी प्रकार से एक्वस को हम लोग एक्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखिए 29, हम आपसे हमेशा जिक्र करते हैं कि पीरियोडिक टेबल का जरूर अच्छे से पढ़िएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि एज वी मूव डाउन ए ग्रुप, यानी कि जब हम लोग ग्रुप में डाउन होते हैं पीरियोडिक टेबल में, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि 3-4 क्वेश्चन टाइप के बनते हैं, इस सवाल को ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है बाबू रे, डिक्रीज करता है, क्या होता है, डिक्रीज यानी कि घटता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, जब हम लोग मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, यानी कि डाउन ग्रुप में नीचे की ओर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और याद रखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस किसका है, एटॉमिक नंबर का बेस है। तो आज का सवाल आप लोगों को कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाइए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 7 के साथ में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार में माँ बाप का और अपने भाई बहन का ख्याल रखिए, खुद स्वस्थ रहिए, बढ़ती ठंडी में आप अपना जरूर ध्यान रखिए। बाकी जय हिंद, जय भारत।